They are used as tracers in medicine to detect the presence. They are used as tracers in medicine to detect the they are used as tracers in medicine to detect the presence of tumors and blood clots, etc. Presence of presence of tumors and blood clots, etc. in the human body. Tumors and blood clots, etc. in the human body. In the human body. एग्जाम्पल में यहाँ लिखेंगे आर्सेनिक 74 एंड सोडियम 24. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताओ. सर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल बनते कैसे हैं, मतलब इनमें ज्यादा प्रोटॉन्स कहाँ से आते हैं? इनमें ना न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव. अब देखिए ये काम हम तो नहीं कर सकते, मतलब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है. बताता हूँ अभी. आर्सेनिक 74 एंड सोडियम 24. इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है. ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि हम नहीं करते इस काम को. हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते कि हमने न्यूक्लियस को खोला और न्यूक्लियस के अंदर हमने 2 न्यूट्रॉन्स डाल दिए, तो ऐसा ही ह्यूमन बीइंग्स नहीं करते. क्या है कि नेचुरली ये मिलते हैं. अब आप जैसे देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल आपको दिया है यूरेनियम 235 का. यूरेनियम 235 का, तो अब यूरेनियम जो है, यूरेनियम डिपॉजिट्स कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं. जैसे अगर मान लीजिए हम अपने कंट्री की बात करें, तो या अपने कंट्री में भी पर्टिकुलरली हम अलग अलग रीजन्स देखते हैं. जैसे कोस्टल रीजन है जहाँ पर आसपास समंदर है, नदियां हैं, झरने हैं. हमारे आसपास तो कोई समंदर नहीं है ना. और अगर हम बात करें माउंटेनियस रीजन की, माउंटेनियस रीजन फॉर एग्जांपल हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की या उत्तराखंड की, तो वहां पर पहाड़ बहुत है. हम अपने रीजन की बात करते हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेन रीजन. तो ये यहाँ पर जहां पर भी हम देखेंगे तो हमको जमीन जो है वो बिल्कुल प्लेन दिखाई देती है, यहाँ कोई पहाड़ वगैरह नहीं है. तो यहाँ पर जब भी हम जमीन का एक्सकेवेशन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो एट अ पर्टिकुलर डेप्थ आप जाएंगे तो आपको मिट्टी 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 मिलती चली जाएगी. फिर और ज्यादा नीचे जाएंगे तो मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी. और ज्यादा नीचे जाएंगे तो हमको पानी मिलेगा नीचे. ठीक है, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोल देते हैं. अब इसी तरीके से इसी तरीके से तो ये जो वाटर हमको मिल रहा है जमीन की खुदाई करने पर, ये कैसे मिल रहा है? ये नेचर की वजह से मिल रहा है. ऐसे ही किसी भी कंट्री का रिच होना या पुअर होना वो डिपेंड करता है कि उसके उस कंट्री के पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अगर हम अरब कंट्रीज की बात करते हैं तो अरब कंट्रीज क्यों इतने रिच हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत मेहनती हैं या वो बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिच हो गए, कोई बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. वहां पर जमीन का एक्सकवेशन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो वहां पर ऑयल निकलता है. और वो जो ऑयल है वो एज अ फ्यूल यूज होता है पूरी दुनिया में. पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया. ठीक है. तो ये चीज वहां पर है. हमारे यहाँ पर अगर जमीन है तो जमीन पर हम खेती करते हैं. उनके यहाँ पर अगर जमीन है तो जमीन में तेल के कुएं हैं, तेल निकलता है उसमें. तो इसी तरीके से कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर यूरेनियम निकलता है, ये 235 वाला. और आपने सुना भी होगा 2 3 या 4 साल पहले कभी मोदी जी वहां गए थे ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे कुछ बिजनेस टाइप्स हुए थे, और उस बिजनेस टाइप्स में जो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया को गिफ्ट के तौर पर कुछ यूरेनियम गिफ्ट करा था. हमारे यहाँ यूरेनियम नहीं मिलता, लेकिन यूरेनियम इतनी अच्छी चीज है कि अगर उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अगर यूज करा जाए तो कई 100 सालों तक हम बिजली का जो है वो दुगना 3 गुना प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो उसी का
जो इफेक्ट है वो देखने में भी आया है कि काफी हद तक जो बिजली है, जो लाइट है, हम अपनी सोसाइटी की बात नहीं करते, यहाँ तो भगाते हैं जानबूझ कर लाइट, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ऑल ओवर द कंट्री जो लाइट है वो लाइट अब ज्यादा उतनी जाती नहीं है जितनी पहले जाया करती थी। बैटरी और इन्वर्टर का उतना बड़ा बिजनेस नहीं रहेगा। तो खैर, ये सारी चीजें मैं आपको किस वजह से बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो चीज है जैसे यूरेनियम 235 है, इसके लिए अलग अलग देशों में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि हमको ये मिल जाए। और इसमें कुछ ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में, कि बहुत ज्यादा एनर्जी जब मिलेगी तो एनर्जी की ही सारी फाइट है। भाई पेट्रोल से भी क्या होता है, पेट्रोल और डीजल से क्या होता है, इंजन होता है, इंजन को एनर्जी मिलती है, इंजन चलता है, और ट्रांसपोर्टेशन से ही पूरे पूरे कंट्रीज की इकोनॉमी चलती है। ठीक है ना। भाई हम लोग आज भी देखें तो आज भी जो प्रॉब्लम क्या है, कॉमन मैन को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि इतना ज्यादा पेट्रोल और डीजल के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए। तो हम चलने से पहले, कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि एक फ्रेंड जा रहा है तो ये सोचते हैं कि चलो भाई दूसरे फ्रेंड को भी साथ में ले चलो, या दो लोग सेम ऑफिस में जा रहा है तो चलो भाई कार पूलिंग कर लेते हैं, 50-50 शेयर कर लेंगे आपस में। तो कई चीजें सोचनी पड़ती है क्योंकि वो इतना ज्यादा महंगे हो चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका लिमिटेशन है, एक टाइम तक रहेंगे उसके बाद नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढा जा रहा है। तो ये जो यूरेनियम है अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में हर कंट्री के पास हो तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी जो आर्सेनिक 74 है या सोडियम 24, तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि ये जो आइसोटोप्स हैं, इन आइसोटोप्स को अगर हम मेडिसिन में डाल के, अगर हम मेडिसिन में डालकर और किसी पेशेंट को खिलाते हैं, जिस पेशेंट के हो सकता है कहीं कंधे में दर्द हो रहा है, हो सकता है कहीं हिप में दर्द हो रहा हो सकता है कहीं थाई में दर्द हो रहा हो, तो वहां से कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक्सरे वगैरह भी करते हैं तो पता नहीं चलता चीजों का, डिटेक्ट नहीं हो पाते छोटे छोटे ट्यूमर्स। और वो छोटे छोटे ट्यूमर्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो स्टमक है, स्टमक के अंदर ट्यूमर है, तो वो जो छोटा ट्यूमर है उसी को अगर इग्नोर कर दिया जाए, ध्यान ना दिया जाए, तो वही बड़ा बन के कैंसर हो जाता है। तो क्या है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उन दवाइयों को खाते हैं तो बॉडी में कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा मतलब उस दवा को खाने के बाद में, उस दवा को खाने के बाद अगर मान लीजिए हमको बहुत ज्यादा नींद आती है, दैट मीन्स कि शायद आपके स्टमक के अंदर ट्यूमर है। उस दवा को खाने के बाद अगर मान लीजिए आपको नींद ही नहीं आती, तो ये भी काफी सारे टेस्ट होते हैं इस तरीके के जो कैंसर पेशेंट्स के करे जाते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ये ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं, ये जो मिलिटेंट्स होते हैं, जो बॉर्डर पर, जो बीएसएफ में है, जो सोल्जर्स हैं, या आर्मी में जो सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं हमारे लिए, तो वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जमीन के कई कई मतलब 15, 16, 20 इतने इतने फुट नीचे तक जो है वो लैंडमाइंस बिछा के रखते हैं कि अगर आप जमीन पर कहीं कदम रखेंगे तो वो लैंडमाइंस एक्टिवेट हो जाएंगी और आदमी मर जाएगा। तो वो जो लैंडमाइंस है, ये जमीन के नीचे कहीं पर अगर कोई बॉम्ब वगैरह प्लांट कर रखा है तो ये उन तक को डिटेक्ट कर देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, रेज निकलती हैं। तो वो रेज जब भी किसी आरडीएक्स टाइप की किसी चीज को टच करेगी, तो टच करके वापस आएगी और पहले से पहले सोल्जर्स को इन्फॉर्म कर देगी कि यहाँ पर लैंडमाइन बिछी हुई है, तो बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन दिस ग्राउंड। समझ गए? बताइए जी, क्लियर है विदित? तो ये जितने भी है ना, ये बनाए नहीं जाते, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे नेचर में मिलते हैं। जी सर। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। यस सर। चलिए जी, आगे देखते हैं। थर्ड है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दे आर used in the they are used in the treatment of cancer. Used in the treatment of cancer. Example, cobalt 60. कोबाल्ट 60 एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसको कैंसर्स को ट्रीट करने में काम आता है। उसके बाद
फोर्थ है इसका एप्लीकेशन, they are used in the treatment, they are used, sorry, treatment नहीं, they are used to determine the activity, they are used to determine the activity they are used to determine they are used to determine the activity of thyroid gland, which helps in the treatment, determine the activity of they are used to determine the activity of thyroid gland, which helps in the treatment of diseases which helps in the treatment of diseases like goiter, like the treatment of diseases like goiter. Example है iodine 131. Iodine 131. Fifth है they are used in industry to detect the leakage they are used in industry to determine to detect the leakage in underground. They are used in industry to detect the leakage in underground 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 oil pipelines, gas pipelines, and water pipes. Oil pipelines, gas pipelines, oil pipelines, gas pipelines, and water pipes. And water pipes. ठीक है, तो इतने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ये एप्लीकेशंस हैं। अब इनके अलावा एक टॉपिक इसमें छोटा सा बचा हुआ, आइसोटोप्स हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे वो है आइसोबार्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की डेफिनेशन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की डेफिनेशन के साथ साथ उसके एप्लीकेशंस ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे बेटा आइसोबार्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आइसोबार्स। आइसोबार्स में नोट करेंगे, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स isobars are the atoms of isobars are the atoms of different elements are the atoms of different elements
having different atomic numbers having different atomic numbers having different atomic numbers but the same mass number. But the same mass number or same atomic mass. Or same atomic mass. अब आप ये देखिएगा कि हम ये जानते हैं कि जैसे रेडियो जैसे हमने आइसोटोप्स की बात करी तो आइसोटोप्स में तो हमने बता दिया कि भाई ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन उनके जो मास हैं जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट है तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मासेस जो है वो अलग अलग होते हैं तो अगर मैं सेम एटॉमिक नंबर की बात करूंगा तो एटॉमिक नंबर सेम तो सेम एलिमेंट का ही होगा अलग अलग एलिमेंट की बात करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम तो यहाँ पर बात ही हमें किसकी करनी है यहाँ पर बात ही डिफरेंट एलिमेंट्स की हो रही है तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं होंगे एटॉमिक नंबर जो है वो यूनिक होता है कि एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होगा किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता वो एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर ये है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब उनके एलिमेंट उनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे एटॉमिक नंबर डिफरेंट ठीक है लेकिन एटॉमिक मास सेम तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट उनको कहते हैं आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास सेम उनको बोलते हैं आइसोपार्स इसके एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल देखिएगा जी एग्जांपल में वही टेबल बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी आइसोबार प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आइसोबार्स फिर इधर प्रोटॉन्स इधर न्यूट्रॉन्स आइसोबार्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और मास नंबर आइसोबार्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और मास नंबर्स ठीक है अब आइसोबार जो है आइसोबार हम सबसे पहले लेंगे आर्गन आर्गन नीचे लिखिए 18 ऊपर लिखिए 40 दूसरा ले लो बेटा कैल्शियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 20 और एटॉमिक मास ले लीजिए यहाँ पर 40 फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है तो एटॉमिक नंबर है 18 नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास तो एटॉमिक नंबर तो 18 है तो प्रोटॉन्स भी 18 ही हो गए तो 18 तो होगा प्रोटॉन्स कैल्शियम के केस में 20 है एटॉमिक नंबर तो कैल्शियम के केस में प्रोटॉन्स होगा 20 ठीक है न्यूट्रॉन्स कितने न्यूट्रॉन हो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो मास नंबर होता है कितने प्रोटॉन हो कि वो 40 बन जाए बताओ 22 ये बन गया मास नंबर कितना बन गया 40 ये 20 है तो कितने न्यूट्रॉन हो कि वो टोटल 40 बन जाए 20 ये टोटल हमारे पास 40 बन गया तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर यानी कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर ही होता है ये डिफरेंट है इनको बोलते हैं आइसोबार्स बताइए जी क्लियर है यस सर ठीक है इसी तरीके से एक और एग्जांपल बताता हूँ अदर एग्जांपल another example is of radioactive sodium and magnesium is of
रेडियोएक्टिव सोडियम, रेडियोएक्टिव सोडियम इसका जो एटॉमिक मास होता है वो ना 24 होता है। तो रेडियोएक्टिव सोडियम एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा और एटॉमिक मास है 24। एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन एटॉमिक मास इसका 24 होता है। तो आप ये देख लीजिए कि एटॉमिक मास दोनों के सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इनको बोलते हैं आइसोमार्स। ठीक है जी, आगे चलता हूं मैं। आगे दो क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है? यस सर। ध्रुव, यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन नोट करेंगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीसीज which of the following which two of the following atomic species which two of the following atomic species are isotopes of each other which two of the following atomic species are isotopes of each other and which two are isobars, and which two are isobars, and which two are isobars। अब यहाँ पर दे रखा है Z, Z 9231 9231 कॉमा Z 91 कॉमा Z 88 कॉमा Z 9233। ठीक है, ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि इसमें आप ये बताइए कि कौन कौन से दो आइसोटोप है और कौन कौन से आइसोबार है। तो आइसोटोप के लिए मुझे ये देखना होता है कि आइसोटोप में हम ये कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम है लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर कौन सा होता है जो ये नीचे लिखा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर सेम किसमें दिखाई दे रहा है, पहले और आखिरी में, है ना। तो हम ये कहेंगे Z9031 and Z90 are isotopes because they have
because they have same atomic number 90 but different atomic masses. एक तो ये हो गया, उसके बाद में ये तो आइसोटोप्स हो गए। उसके बाद में अगला देखते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स देखिएगा, यहाँ पर देखो कि एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। हम ये कहेंगे यहाँ पर Z 91 और ऊपर 230, 91 230 and Z 88 और 230 are isobars. Because they have same atomic masses. Because they have same atomic masses 230. But different atomic numbers. ठीक है, तो ये दोनों आइसोबार हो गए, ये दोनों आइसोटोप हो गए। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, राइट द क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा। Write the electronic configurations of any one pair of write the electronic configurations of any one pair of isotopes and isobars। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है किसी का भी आइसोटोप का आइसोबार का, कैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो आप ये देखिए, अगर मैं आइसोटोप की बात करूं तो हमको एग्जांपल वैसे आप खुद भी कर सकते हो इसको। ए में है, अगर मुझे आइसोटोप्स का एक एग्जांपल बताना है, एक पेयर बताना है, तो हम ये कहेंगे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। एक क्लोरीन ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मास 35 होता है, एक क्लोरीन ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 37 होता है। 35 एक का 37। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 287। और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसका भी 287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मास से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एटॉमिक नंबर से करा जाता है। एटॉमिक नंबर 17 है तो 287। ऐसे ही अगर बात करें आइसोबार्स की, अगर बात करते हैं तो आइसोबार तो हमने ये देखे, ये ले 91 230, और इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। आप ये वाला ले लो, मैग्नीशियम और सोडियम।
तो आप ये कहेंगे सोडियम 1124 और दूसरा देख लो मैग्नीशियम 1224। ये 11 है, 11 का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 282। बताइए जी क्लियर है? ध्रुव, आदित्य, दिव्यांशी, न्यासा, विदित बोलिए। यस सर। बाकी सबको भी क्लियर है ना? तो बेटा चैप्टर ये खत्म हुआ। नेक्स्ट फिर आप बता दीजिएगा कौन सा कराना है, वर्क एनर्जी पावर कराना है, कौन सा जो भी आप कहेंगे। फिजिक्स नहीं करा काफी टाइम से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कर लिया, फिजिक्स कर लेते हैं। बता देना कौन सा चैप्टर करना है और मैथ्स का भी बता देना। पाँच मार्च से बता दो, 5 मार्च से कब तक? 5 दिन नहीं, 7 तारीख से 11 तारीख तक मुझे बता देना पहले। पता है डेट बताओ। 8 को बताओ, 8 को 6 को तो मैं यहाँ पर बता देना शाम को लास्ट तक 5 दिन नहीं, 7 8 9 10। दिव्यांशी मीटिंग एंड कर दूं?